तो ये 2018 का है क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड। 31 मार्च 2017 को इंफॉर्मेशन दी हुई है। अमाउंट सब 1000 में दिए हुए हैं आपको। लैंड, प्लांट एंड मशीन, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक 31 मार्च 17 को। बैंक, एडजस्टेड परचेस। ये एडजस्टेड परचेज मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इसमें एडजस्ट हो चुके हैं। अपन लिखते थे ना ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब केवल बैलेंस शीट में आएगा और कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसमें नहीं आएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, क्योंकि ऑलरेडी परचेज में एडजस्ट हो चुका है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिवेंचर का इंटरेस्ट, इंटरिम डिविडेंड, इधर इक्विटी शेयर, डिवेंचर, जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, सेल्स, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और सस्पेंस अकाउंट भी दिया हुआ है 4000। किस चीज का सस्पेंस अकाउंट है उसके बारे में आगे डिटेल दिया होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 40,000 shares of rupees 10 each. The company on the advice of independent valuer wish to revalue the land at rupees 3,60,000. लैंड ऊपर में कितना वैल्यू दिया 2,20,000। अब उसका वैल्यूएशन किए तो 3,60,000 उसका वैल्यू हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया 1,40,000 बढ़ गया, मतलब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। नई वैल्यू लैंड की अपने को बैलेंस शीट में इतना दिखाना पड़ेगा 3,60,000, और उससे जो वैल्यू प्रॉफिट हुआ है वो लायबिलिटी में है, रिजर्व एंड सरप्लस में। डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड, कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये 10% किस चीज पे कैलकुलेट होगा, ये 10% कैलकुलेट होगा आपका शेयर कैपिटल में। कंपनी शेयर पे देती है डिविडेंड। सस्पेंस अकाउंट जो ऊपर में दिया 4000 का, ये उसके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये क्या चीज का है। सस्पेंस अकाउंट ऑफ रुपीज 4,000 represent cash received for the sale of some machine on 1st April 2016. The cost of the machine was 10,000 and accumulated depreciation rupees 8,000. मतलब 10,000 के कॉस्ट की मशीन थी जिसमें 8,000 तो उसका डेप्रिसिएशन हो चुका था, तो उसका वैल्यू कितना बचा होगा। 10,000 के कॉस्ट की मशीन है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 10,000 कॉस्ट की एक मशीन थी जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका था उसका, मतलब उस डेट तक का उसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ था 8,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब खरीदने से लेकर बेचने तक डेट तक का उसका टोटल डेप्रिसिएशन। इसका रिटर्न डाउन वैल्यू बचा 2,000 रुपए। इसका रिटर्न डाउन वैल्यू बचा 2,000 रुपए, और इसको सोल्ड कर दिया कितने में, कितने में बेचे लिखा है देखेंगे, 4,000 में बेचे। जो ऊपर में सस्पेंस अकाउंट है वो इसी चीज का दिखाया हुआ है।
तो 4,000 में बेच दिए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ मनोहर जी? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट 2,000 रुपये। मशीन, मशीन को बेचने से 2,000 रुपये का प्रॉफिट। तो ये कैलकुलेशन कर लिया हमने, ये सब अपने को कैलकुलेशन दिखाने पड़ेंगे। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है, एक तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आ जाएगा, अदर इनकम में, और दूसरा आपका मशीन जो बेचे उसमें मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, पूरा जितने का है उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मशीन का भी अपने को। मशीन कितने की थी, कितने में बेचे, कितना बचा, उसका कितना डेप्रिसिएशन होगा बची हुई मशीन का, वो सब आगे निकालेंगे। इसके बाद depreciation is to be provided on plant and machine 10% on cost price, cost price का 10% depreciation देगा। और पुराना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, देखो 1,72,000। मशीन कितने की है ऊपर में देखिए, कितने की मशीन? 7,70,000 की। और 10,000 के कॉस्ट का मशीन बेच दिए, ये अपने को नीचे लिखा हुआ है, 10,000 की कॉस्ट का मशीन अपन बेच दिए। अब उसका डेप्रिसिएशन बची हुई मशीन का निकालेंगे। पहले और क्या क्या देख लेते हैं। You are required to prepare Omega Limited balance sheet and statement of profit and loss with notes to account for the year ended 31st March 2017 as per Schedule 3. Ignore previous year's figure and taxation. Taxation के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो बोल रहा उसको इग्नोर करना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये आप लोगों का। कंपनी में बैलेंस शीट बनता है पहले, उसके बाद बनता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बैलेंस शीट का अपन वो स्टेटमेंट वगैरह उसका जो भी है वो बना के और बाद में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल, साथ साथ में कैलकुलेशन आपको बताते जाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ क्या था, ओमेगा लिमिटेड, ओमेगा लिमिटेड as on 31st March 2017। इसमें तो एक ही साल का है, इसके कॉलम कैसे रहेंगे? पर्टिकुलर, और एक कॉलम रहेगा आपका नोट्स नंबर और अमाउंट। दो एक अमाउंट है तो 2 साल का दिया तो 2 अमाउंट के कॉलम बनते हैं। आज रितेश जी नहीं आए और रंजीत जी नहीं आए। रितेश जी ड्यूटी लगी है सर, बाहर निकला। रितेश जी का? हाँ। अच्छा।
सर उनको वीडियो भेज देंगे तो ले रखेंगे। अब इसमें बैलेंस शीट में सबसे पहले याद है क्या लिखते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर उनकी जो भी शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है, एक और चीज थी ना, लेकिन वो दिया नहीं है, क्या तो था, एक फॉर्मेट में पढ़े थे। मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट। हाँ, शेयर वारंट। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड के बाद क्या आता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो तो दिया नहीं है। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसमें डिबेंचर्स वगैरह ये सब आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स वगैरह सब पढ़े थे अपन इसके अंदर, नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो इसका अलग से अपने को वो नोट्स बनाना पड़ेगा और नोट्स नंबर डाल देंगे। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल और अदर करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर आपका और भी कोई चीज का दिया हो, ये आपका डिविडेंड डिक्लेयर वगैरह करते हैं, वो सब इसी में आएगा। उसका भी अलग से अपने को नोट्स वगैरह बनाना पड़ेगा, इसका नोट्स बनाना पड़ेगा अपने को। जिस जिस चीज का शेयर का तो मेरे ख्याल से कोई डिटेल है नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनाना पड़ेगा, उसका नोट्स 1 हो जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज का नोट्स 2 हो जाएगा, ट्रेड पेबल वगैरह का दिया होगा तो नोट्स 3 हो जाएगा, यदि उसमें कुछ डिटेल दिया होगा तो। ट्रेड पेबल में क्या डिवेंचर है, ट्रेड पेबल तो डायरेक्ट दे दिया, उसका भी कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेड पेबल की भी। और अदर करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या है ही नहीं कुछ, अदर करेंट लायबिलिटीज नहीं दिख रही। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन वगैरह में तो आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये डिविडेंड वगैरह है, और भी यदि कुछ है तो देखना पड़ेगा। डिविडेंड तो दिया हुआ है, बाकी और तो कुछ टैक्स वगैरह तो है नहीं, तो उसका आ जाएगा आपका नोट्स नंबर 3। और ये सब अमाउंट में आ जाएंगे, और फिर इसका आ जाएगा ये टोटल, मतलब अपन बाद में केवल अमाउंट बस पुट करना है अपने को। तब आ जाएगा एसेट्स सेकेंड, एसेट्स, एसेट्स के अंदर नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड
एसेट्स। डिटेल तो अपन अलग से लिखेंगे उसका। फिर एसेट्स में भी दो होती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। अब जैसे गुडविल वगैरह इनटेंजिबल है, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो केवल टेंजिबल ही है इस क्वेश्चन में। तो टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह हो तो इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं दिया। उसके बाद आ जाता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक वगैरह, और डेटर्स वगैरह जिसको अपन बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और क्या था है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं सबका डिटेल वाले भी नोट्स आपको भेज दिया करते कि किसके अंदर क्या क्या डिटेल आता है, कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या डिटेल है, कैपिटल का क्या डिटेल है, वो भी कल मैंने आपको भेज दिया था। तो आप लोगों ने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा। अब इसमें देखो फिक्स्ड एसेट्स में तो है कई सारी एसेट्स, तो उसका नोट्स अलग से बनाना पड़ेगा, तो उसका नोट्स में डाल देते हैं। नोट्स नंबर 4 और ये हो जाएगा टोटल। बोले बैलेंस शीट का ये तो हमने कर दिया है। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल वो इसके नीचे आ जाएगा, और इधर बाजू में अपन वर्किंग नोट्स वगैरह दिखा देंगे। अब पहले अपन को ये बनाना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। for the year ended 31st March 2017. नोट्स नंबर 1 किस चीज का था अपना, रिजर्व एंड सरप्लस। कभी ये 4 नोट्स है, उसके बाद इसके नोट्स 5 से स्टार्ट होंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल के। इसमें पहला पॉइंट क्या था पीएल में, फॉर्मेट का आप लोग करवाए कि मैंने कल भेजा था, उसका भी नोट्स वगैरह। पहला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें अपन वो लिखेंगे सेल्स। उसके बाद दूसरा अदर इनकम, सेकंड अदर इनकम। अब अदर इनकम का तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्या क्या है अदर इनकम, तो सब जोड़नी पड़ेगी। नोट्स नंबर 5। उसके बाद थर्ड पॉइंट इनका टोटल आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। टोटल उसके बाद फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में क्या था मालूम है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में आपको वो दिया हुआ है परचेज एडजस्टेड, तो वो तो आएगा नहीं आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो
परचेज एडजस्टेड दिया हुआ है, और क्या था आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेनिफिट एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में सैलरी वगैरह दिया है क्या? ये देखो डेबिट में खर्चों में नहीं दिया, ये भी नील हो जाएगा, कुछ दिया ही नहीं है, एम्प्लॉइज का कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, इसमें डिवेंचर का इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है, वो आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में, और तो कुछ है नहीं, उसका भी नोट्स अलग से लिख देंगे, नोट्स नंबर 6। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड amortization, depreciation and amortizational, और एक्स्ट्रा क्या था, डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses। जी सर। तो डेप्रिसिएशन तो है इस क्वेश्चन में, उसका भी नोट्स बना लेंगे अपन, नोट्स नंबर 7। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, उसमें वो खर्चे तो दिए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह, और सब खर्चों का डिटेल आ जाएगा, नोट्स नंबर 8। पूरा वर्किंग नोट अलग से कैलकुलेशन करना है अपने को। तो ये सब आपका टोटल आ जाएगा एक्सपेंसेस का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज रंजीत जी लेट हो गए? हाँ सर, थोड़ा चला गया था बाहर, लेट हो अच्छा गया। अच्छा, बाहर चले गए, मतलब उठने में लेट नहीं हुए? जी सर। मतलब उठे, मेरे को लगा लेट उठे होंगे, करके सो के लेट उठे होंगे लगा मेरे को। सुबह ही थे, थोड़ा मार्केट चले गया था। अच्छा अच्छा, तो ये टोटल एक्सपेंसेस है, और ये ऊपर में टोटल रेवेन्यू है। और टोटल रेवेन्यू में से टोटल अभी फॉर्मेट बना रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2018 का बना रहे हैं रणजीत जी। तो जी सर। उसका पहले फॉर्मेट बना के फिर वैल्यू सब नोट्स कैलकुलेट करके पुट करना है। इसमें एक कैलकुलेशन समझाए थे मशीन का, एक मशीन नीचे लिखा बेचे हैं करके, तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे, बाकी सब अब करेंगे। अभी खाली फॉर्मेट बस बताएं, जिसमें सब जी सर। वैल्यू पुट करनी है। अब इसके बाद 5th पॉइंट आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हालांकि ये सब दिया नहीं है क्वेश्चन में अपने को, एंड टैक्स भी ना, बिफोर टैक्स निकलेगा प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में वैसे टैक्स भी नहीं दिया है, ये अपन कैसे निकालते हैं? थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड का टोटल रेवेन्यू, उसमें से माइनस कर देंगे फोर्थ वाली टोटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद तो ये तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा। फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसको लिख देंगे, हालांकि है तो नहीं अपने इसमें, तो नील कर देंगे अपन।
एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नील हो जाएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अभी से मैंने लिख दिया, उसमें लिख दिया तो नहीं। अब आपका कुछ है तो नहीं, तो माइनस तो होगा नहीं, ये नील कर देंगे तो वही टोटल आ जाएगा इसका भी। फिर इसमें क्या माइनस करते हैं, टैक्स वगैरह। ये जो आएगा इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स वगैरह जो हो तो वो माइनस हो जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है टैक्स वगैरह, वो भी नहीं हो जाएगा। आपका ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब लाइन से सब चीजें लिखते जाते हैं अपन। क्वेश्चन तो अपन रीड कर चुके हैं एक बार। अब सबसे पहले नोट्स नंबर 1, नोट्स नंबर 1 में था अपना रिजर्व एंड सरप्लस। ये बाजू में नोट्स बना रहा हूँ। नोट्स नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अपने को जो भी जनरल रिजर्व अगर दिया हुआ है ये सब आएंगे। पुराना कोई प्रॉफिट है तो वो भी आएगा। पुराना भी प्रॉफिट दिया हुआ है, ये देखिए 72,000, ये सब 1000 में अमाउंट ऊपर लिखा ना, 3 जीरो छोड़ के दिया। ये जनरल रिजर्व भी आएगा। इस साल का भी प्रॉफिट आएगा जो कैलकुलेट करेंगे अपन। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का है, कितना देखे थे अपन अभी वो बैलेंस 72,000। उसके बाद इस साल का प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो तो अपन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व, ये अपने को दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 130, 1,30,000, 1,30,000 जनरल रिजर्व। अब डिविडेंड वगैरह जो कंपनी प्रॉफिट से पे करती है तो वो सब माइनस हो जाएगा आपका। ये देखिए, एक तो ये इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है भाई, ये देखो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे किया। ये क्या होता है इंटरिम डिविडेंड मालूम है? इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? और एक ये नीचे डिविडेंड डिक्लेयर भी दिया है। ये जो डिविडेंड डिक्लेयर है इसको प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। और ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी को जब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी वर्ष के मिडिल में भी कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। और वर्ष के एंड में जो नॉर्मल डिविडेंड डिक्लेयर करती है या पे करती है उसको फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि अभी पे किया नहीं है तो उसको प्रपोज डिविडेंड बोलेंगे। तो इंटरिम डिविडेंड 18,000 है। ये आपका इसमें माइनस हो जाएगा। कंपनी डिविडेंड वगैरह कहाँ से पे करती है? अपने प्रॉफिट में से, तो सब प्रॉफिट से माइनस होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड कितना था? 18,000।
उसके बाद प्रपोज डिविडेंड 10% दिया हुआ है भाई प्रपोज डिविडेंड। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये किस पे कैलकुलेट होगा मनोहर जी प्रपोज डिविडेंड? ईयर के एंड में जो वो डिक्लेयर करता है डिविडेंड। शेयर कैपिटल पे है ना। ये देखिए तो- ये शेयर कैपिटल ये दी हुई है, देखो 300 और 1000 में ये मतलब 3 लाख रुपए हो जाएगा। 3 लाख रुपए कंपनी इस पे 10% अपना डिविडेंड डिक्लेयर किए, मतलब इनको 10% डिविडेंड देगी 30,000। ये बैलेंस शीट में दिखाएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। तो उसमें जो जो इंटरिम डिविडेंड दिया था वो इंक्लूड नहीं रहेगा सर 30,000 में? नहीं, ये डिविडेंड तो कंपनी अलग दे रही है, ये तो बाद में डिक्लेयर की है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये डिक्लेयर डिविडेंड 10% अलग है, ये फाइनल डिविडेंड है, इसको प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। और ये डिविडेंड तो ऑलरेडी पे कर चुकी है कंपनी, वो अलग है, ये अलग है। जब ज्यादा प्रॉफिट होता है ना तो कंपनी बीच में भी डिविडेंड पे कर देती है उसके बाद, और वर्ष के एंड में जो पे कर रही है वो अलग, वो उसमें इंक्लूड नहीं रहता। तो अब करंट ईयर का बस प्रॉफिट निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो फिर इसका जो अमाउंट आएगा वो सीधा सीधा बैलेंस शीट में पुट हो जाएगा। तो हो गया अपना। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ प्रीमियम वगैरह भी तो दिया था क्या? ये भी तो दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी था। एक मिनट, ये हो गया, इसका जो भी टोटल आएगा इसमें अपन और ऐड कर देंगे। ये सिक्योरिटी प्रीमियम तो सबको मालूम होगा, ये जो दिया हुआ है कि कंपनी जब शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करती है ज्यादा रेट में, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और कुछ प्रॉफिट था क्या? याद करो, अपन एक और प्रॉफिट निकाले थे ऊपर में। वो आवाज, ये आवाज आ रही है माइक्रोफोन से किसी की, मनोहर जी का रही है। मशीन का प्रॉफिट एड हो। हाँ वही। और सिक्योरिटी प्रीमियम पहले बता दो कितना है। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 40,000। 40,000। 40,000। और ये देखिए, ये अपन ऊपर में कैलकुलेट किए थे, ये देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, नहीं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन तो पीएल अकाउंट में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ तो इसमें नहीं आएगा, ये तो पीएल में जाएगा। और कौन सा था? और देखो और कुछ था क्या? हाँ ये था ना प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन ऑफ लैंड। ये देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिए भाई, कंपनी ने अपने लैंड का रीवैल्यूएशन किया और उसकी वैल्यू है 3,60,000 और ऊपर में लैंड है 2,20,000। तो ये जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है, ये पीएल में क्यों नहीं आता प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन? क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये पूंजीगत लाभ बोलते हैं इसको। और ये मशीन को बेचे हैं तो बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लिखते हैं। क्या था? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। नया वैल्यू कितना देखे थे अपन अभी? 3,60,000। और ऊपर में कितना दिया था पुराना वैल्यू लैंड का? 2,20। तो डिफरेंस निकालो कितना आएगा? 3,60 माइनस 2,20, 140। 1,40।
1,40,000 कैलकुलेशन पर यहाँ पे लिख दिया। बस यही था, प्रॉफिट और डिविडेंड भी हो गया, और ऊपर में कोई प्रॉफिट वाली अमाउंट कुछ भी नहीं है, हो गया ये।